हाल ही में एक खबर सामने आई कि विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि महाभियोग क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या किसी दूसरे न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, महाभियोग लाया कैसे जाता है। बहुत सारे सवाल हैं इनसे जुड़े हुए जिनके जवाब बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पे हम ताजा तरीन मुद्दों पे बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर ए.के. वर्मा हैं जो सीएसएसपी के निदेशक हैं, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रहे, एचओडी रहे यूपी के कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। तो इनसे हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सर, ये जो बातचीत हो रही है आजकल, मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा था कि जो विपक्षी दल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक शब्द आ रहा है महाभियोग, जो हम बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो महाभियोग होता क्या है? पंकज, महाभियोग का जैसे नाम ही स्पष्ट है कि महाअभियोग, अर्थात ये छोटा मोटा अभियोग नहीं होता है, ये महाअभियोग होता है, बहुत बड़ा कोई अपराध होता है। और हमारे संविधान की धारा 124 में इसका उल्लेख है कि कोई भी न्यायाधीश या तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है, अन्यथा उसे महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और संविधान में, भारतीय संविधान में, जो न्यायाधीश पर महाभियोग जिन कारणों से लगाया जा सकता है उस अभियोग को रेखांकित किया गया है और उसमें केवल दो चीजें हैं। पहली चीज है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अर्थात प्रमाणित कदाचार जिसको कहते हैं, और दूसरा इनकैपेसिटी, अर्थात फिजिकल या मेंटल आपकी अयोग्यता हो जाए अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। तो इन दो आधारों पे अगर किसी न्यायाधीश को हमारी संसद चाहे तो उसको हटा सकती है, और अगर वो हटाने की प्रक्रिया मतलब सही ढंग से पारित कर देती है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो राष्ट्रपति ऑर्डर देता है और उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो मतलब बस ये दो ही चीजें हैं जिसके मुताबिक, जिसके आधार पर जिनके आधार पर। लेकिन मूलतः इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यायाधीश अगर अपने दायित्वों के निर्वहन में कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है किसी कारण, इन दो कारणों से, तो राष्ट्रपति ने चूंकि उसको नियुक्त किया है, लेकिन तो राष्ट्रपति ही उसको हटाएगा, लेकिन उसकी कार्यवाही संसद करेगी, उसके हटाने की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया क्या है? जो अगर किसी को मान लीजिए अगर संसद चाहे हटाना, तो कैसे प्रक्रिया का पालन होगा? क्या प्रक्रिया है इसकी? इसकी काफी जटिल प्रक्रिया है। और इसकी सबसे जो हमें समझने की जरूरत है कि संसद के दो सदन होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक जनता का सदन लोकसभा और एक राज्यों का सदन राज्यसभा। तो ये न्यायाधीश पर, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे अन्य कोई भी न्यायाधीश हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उस पर अगर महाभियोग लगाया जाना है तो वो लोकसभा में भी शुरुआत हो सकती है और उसकी शुरुआत राज्यसभा में भी हो सकती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर लोकसभा में उसकी शुरुआत होनी है तो कम से कम 100 सांसदों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा उस शुरुआत के लिए कि हम न्यायाधीश पर या मुख्य न्यायाधीश पर या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब जांच हो, इसके लिए भी 100 लोगों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्पीकर को प्रतिवेदन देना पड़ेगा। और अगर वो राज्यसभा है तो 50 सांसदों को, स्पीकर को तो नहीं देंगे, वो अपने जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति हमारा राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसको वो प्रतिवेदन देंगे कि हम महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। तो लोकसभा में 100 सांसद अगर प्रक्रिया शुरू करना चाहें और राज्यसभा में 50 सांसद अगर प्रक्रिया शुरू करना चाहें, उसकी जरूरत पड़ती है, तब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। पहला तो महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि एक बार उस नोटिस को दे दिया गया तो चाहे जिस सदन में हो, लोकसभा में, राज्यसभा में, जिसमें भी हो, तो पीठासीन अधिकारी उसको देखता है, जांचता है कि वो नोटिस इन ऑर्डर है कि नहीं है। वो किसी आधार पे उसको अस्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार भी कर सकता है। तो दूसरा स्टेप ये हुआ कि राष्ट्रपति, स्पीकर या उपराष्ट्रपति या जिसको हम चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं राज्यसभा, वो उस नोटिस को एक्सेप्ट करता है। तीसरा स्टेप ये होता है कि जब स्पीकर या चेयरमैन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तब वो एक कमेटी गठित करता है जो कमेटी की जांच करती है। और ये कमेटी
जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत बनाई जाती है और इसमें 3 लोग होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कोई भी सिटिंग जज होना चाहिए। ये आपको लिख देना चाहिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग शायद मैं देखता हूं कि इसमें जो पहला स्टेप हो गया कि 100 लोग लोकसभा में या 50 लोग राज्यसभा में इसको शुरू कर सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि स्पीकर या चेयरमैन उसको स्वीकार करता है। तीसरा स्टेप ये हुआ कि एक समिति बनती है जांच के लिए और इस समिति में 3 लोग होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा हाई कोर्ट का जज और तीसरा एक न्यायविद। और आपने एक एक्ट का भी जिक्र किया था। हाँ, वो जजेस इंक्वायरी एक्ट कहते हैं इसको। उन्नीस सौ 1968 में इसको बनाया गया था जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत। तो ये तीसरा स्टेप है कि ये जजेस जो हैं तीनों और ये न्यायविद ये मिलके इस बात को जांचते हैं, इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या वास्तव में न्यायाधीश के बारे में जो बातें कही गई हैं, शुरुआत की गई है, कोई इम्पीचमेंट का मसला बनता है क्या, कोई महाभियोग का मसला बनता है क्या। और इसमें वो उस जज को एक नोटिस भेजते हैं और उसको ये अवसर देते हैं कि वो उसका जवाब दे सके। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कभी कभी कोई जज ये कह सकता है कि साहब हम आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे, या वो अपने को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो समिति चाहे तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है ये देखने के लिए कि जज मानसिक रूप से स्वस्थ भी है कि नहीं। हाँ, क्योंकि मेंटल और फिजिकल दोनों इनकेपेसिटी का जिक्र है कि वो अयोग्य है अपने या योग्य है। तो अगर वो नहीं सहयोग करता है तो एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा सकता है और न्यायाधीश को वो एग्जामिन करेगा मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा कि उसकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सकता है कि नहीं। बहरहाल वो समिति जांच करती है और जांच करने के दौरान वो एक सिविल कोर्ट का उसका कैरेक्टर होता है। सिविल कोर्ट के पास जो जो अधिकार होते हैं वो सारे के सारे अधिकार उस जांच समिति के पास होते हैं। और उस जांच समिति को यह अधिकार है कि वो न्यायाधीश को समन कर सके और न्यायाधीश के सारे उसको अवसर दे कि वो भी अपनी बात वहां पे आके समिति के सामने रखे। और उसके बाद समिति एक निर्णय लेती है, अपना प्रतिवेदन तैयार करती है। जब समिति अपना प्रतिवेदन तैयार करती है तो 2 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि ये जो समिति है ये कहे कि उस पर कदाचार या उसकी अयोग्यता का कोई मसला नहीं बनता। ठीक है ना। समिति ने ये कह दिया कि उस पर कोई भी कदाचार का प्रमाण नहीं है और सब जो शुरुआत की गई है उसमें कोई दम नहीं है, तो मैटर यहीं समाप्त हो जाता है। फिर उसके आगे महाभियोग की प्रक्रिया चलती ही नहीं है। लेकिन ये भी वो कह सकता है कि नहीं साहब इन पे तो बनता है कदाचार का मसला और या दुर्व्यवहार का मसला या अयोग्यता का मसला बनता है। और अगर समिति ने ये प्रतिवेदन दे दिया कि न्यायाधीश के ऊपर ये जो प्रमाणित कदाचार का मुद्दा है ये या उसकी अयोग्यता फिजिकल या मेंटल अयोग्यता है, तो उसके बाद 5वां स्टेप शुरू होता है। और वो 5वां स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 5वां स्टेप संसद के पास बॉल चली जाती है और संसद के पास जब बॉल चली जाती है तो संसद के आप जानते हैं कि 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और यहां पे संसद के प्रत्येक सदन को उस महाभियोग के प्रस्ताव को 2 तरह से पास करना पड़ता है। पहला तो उसको अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करना पड़ता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि संसद के कुल सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक, अर्थात 50% धन एक। अर्थात अगर आपके संसद में कितने सदस्य हैं 545, तो 545 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 272 आई थिंक 273। ठीक है। 273 सदस्य
50% हुए और उसमें हम एक जोड़े तो एक प्रकार से 274 सदस्य जब जो है ये कहेंगे कि हाँ राष्ट्रपति इनको हटा दे, अर्थात इनको हम हटाना चाहते हैं, तब जाके वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आएगा। एक ऐसे ही, मिनट, हाँ। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। हाँ। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ साथ जितने सदस्य वहां उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए होता है, बहुमत चाहिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 545 सदस्य हैं तो 545 सदस्य के 2/3 चाहिए होगा। वो संख्या 274 से बहुत ज्यादा करीब होगी। 67% के आसपास। हाँ 67%, ये 50% हुआ। हाँ। ये 50% प्लस हुआ और वो हो गया 67%। और जाहिर है कि 67% वाला फॉर्मूला ज्यादा माना जाएगा क्योंकि ये दोनों ही शर्तें लागू होनी चाहिए। अर्थात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति हटाए इसके पहले संसद जब निर्णय लेती है तो संसद कोई साधारण बहुमत से निर्णय नहीं ले सकती। संसद को अपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी निर्णय लेना पड़ेगा और उस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ साथ जितने सदस्य हैं उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से भी उसको पारित करना पड़ेगा। और यही चीज राज्यसभा में भी होगी, यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी होगी। उनको भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। और जब दोनों ही सदन अपने पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से इसको अलग अलग पारित कर देंगे और उसमें एक और राइडर है कि सेम सेशन में ही पारित होना चाहिए। अर्थात मानसून सेशन है तो मानसून सेशन में ही दोनों सदनों को पारित करना है, बजट सेशन है तो बजट सेशन में ही दोनों सदनों को पारित करना है। उसी सेशन में अगर ये दोनों सदन अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करते, ये महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करते हैं, तब जाके वो महाभियोग का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति को जब वो भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और आदेश जारी करके उस जज को अपने पद से हटा देगा। इसी को महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। ये तो वैसे काफी जटिल है, तो सवाल ये लाजमी है कि आएगा कि भारत में क्या अब तक ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी न्यायाधीश को या किसी मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए हटाया गया हो? पंकज, आज तक भारत में 6 ऐसे प्रयास हुए हैं। अच्छा। जिसमें कि न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का काम सोचा गया हो, लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। केवल एक न्यायाधीश हुए हैं, जस्टिस वी रामास्वामी, जो कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, जिन पर की महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन वो लोकसभा में वो डिफीट हो गई। लोकसभा में वो पारित नहीं हो पाई, तो इसलिए उन पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया। तो पूरे देश में अभी तक 6 ऐसे केसेस हुए हैं। अगर जस्टिस दीपक मिश्रा पे महाभियोग चलेगा, ये पूरे देश में 7वां ऐसा मसला होगा कि ये महाभियोग की प्रक्रिया। लेकिन ये यही नहीं है, अमेरिका जैसे बड़े देश में और पुराने देश में, वहां पे की लोकतंत्र हमसे बहुत पुराना है, 200 लगभग 30 साल वहां होने जा रहा है। 1789 में वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से लेके 230 साल में आज तक वहां भी एक भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो पाई है। चलाया गया 2-3 पे, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध नहीं हो पाई है। तो महाभियोग कोई छोटी मोटी सरल प्रक्रिया नहीं होती है। न्यायाधीश एक पूरे लोकतंत्र की जान होता है, न्यायपालिका लोकतंत्र की जान होती है। अगर उसके न्यायाधीश को हमें हटाना है तो वास्तव में उस प्रक्रिया को बहुत कठिन रखा जाता है। ये लाजमी है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको हटाया ही नहीं जा सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया जरूर कठिन रखी जाती है। इसलिए हमारे देश में भी जो प्रक्रिया रखी गई वो कठिन रखी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि इस प्रक्रिया का कोई पालन करके हटाया नहीं जा सके न्यायाधीश। थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ थे डॉक्टर ए के वर्मा, जो सीएसएसपी के निदेशक थे, राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रहे, करीब 40 साल उन्होंने पढ़ाया। हमने आज उनसे जाना कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, उनको महाभियोग के जरिए कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, भारत में क्या कभी ऐसा हुआ है, इन सब सवालों के जवाब हमने उनसे जाने। वीडियो के आखिर में मैं आपको एक पत्रिका दिखाना चाहूंगा। मेरे हाथ में एक पत्रिका है, आप देख रहे होंगे, इस पे शोधार्थी लिखा है। ये एक रिसर्च पत्रिका है। इस पत्रिका के संपादक सर हैं, डॉक्टर ए के वर्मा है। पिछले करीब 10-15 साल से ये पत्रिका जो है निकल रही है। रिसर्च को लेके ये पत्रिका है। दरअसल बहुत सारे जो हमारे जो व्यूअर हैं, जो देखते हैं, वो हिंदी भाषी हैं, उनको अंग्रेजी थोड़ी कम समझ में आती है। अंग्रेजी वालों के लिए थोड़ा आसान है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी शोध पत्रिकाएं मिल जाती हैं जो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। उनके लिए पढ़ाई मटेरियल जो होता है वो मिलना आसान होता है। हिंदी वालों के लिए कठिन होता है। हिंदी वाले कभी भी अगर बाजार में जाके कुछ शोध पत्रिका समाजशास्त्र से जुड़े विषयों पे खरीदना चाहे तो जल्दी मिलता नहीं है।
तो इसी बात को ध्यान में रख के इस पत्रिका को शुरू किया गया था करीब 10-15 साल पहले। तो आप इसको खरीदिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे दूंगा। आप इसको एक बार खरीदिए, पढ़िए, बहुत महंगा नहीं है, 60 रुपए का है और करीब 3 महीने पे एक बार निकलती है। और इसमें समाजशास्त्र के सभी विषयों को लगभग कवर किया जाता है। इसमें आपको हॉब्स लॉ, रूसो से लेके आर्थिक मॉडल तक के लेख मिल जाएंगे। आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी भाषा के छात्र हैं, आपने हिंदी में पढ़ाई की है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और इस बात की गारंटी है। और क्योंकि बहुत अच्छी पत्रिका है, इसको जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने इसको सराहा है। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग लिखते हैं। तो एक बार आप इसको खरीदिए, पढ़िए और फिर अपना बताइए कि आपको कैसा लगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको महाभियोग के विषय में क्या नहीं समझ में आया वो भी लिखिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो मैं या सर आपको रिप्लाई करेंगे, उस पर आपको जवाब देंगे। आपको किसी खास मुद्दे पे जानना है तो वो भी लिखिए, हम कोशिश करेंगे उस पर रिसर्च करें, वीडियो बनाएं और आप उसको देख पाएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस पत्रिका को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप उस पर जाइए या इसकी वेबसाइट है शोधार्थी.in है, आप उस पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं और देख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।